भैया, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद ईरान इजराइल के युद्ध को लेकर इस समय मिडिल ईस्ट में सबसे ज़्यादा तनाव बने हुए खाड़ी देशों को लेकर। एक तरफ आयतुल्ला खामनेई जो सुप्रीम लीडर है ईरान के, उन्होंने यह कह दिया कि हम यहूदी शासन का कड़ा विरोध करेंगे और उनके खिलाफ मुंहतोड़ जवाब देंगे। दूसरी तरफ उनका ट्वीट आते ही एक्स पर इजराइल पर 25 मिसाइलें दाग दी गई और सबसे बड़े बड़े हमले शुरू हो गए इजराइल के ऊपर। ईरान ने देर रात 25 बैलिस्टिक मिसाइलों को इजराइल के ऊपर दाग कर ऐसा पलटवार किया जिसे इजराइल ने कभी सोचा नहीं था कि कभी ईरान इतना तगड़ा पलटवार भी कर सकता है इजराइल के ऊपर। पर आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि जिस तरीके से आज ईरान और इजराइल आपस में लड़ रहे हैं, इनकी लड़ाई का एनवायरनमेंट हमेशा से ऐसा ही नहीं था। तो आपको लेकर चलते हैं सन 1980 के दशक में, जहां पर ईरानी क्रांति और पहलवी राजवंश। अब आप सोचेंगे पहलवी राजवंश क्या था? तो पहलवी राजवंश ईरान का एक राजवंश था जिसने अपनी सत्ता के टाइम पर उस समय वहां पर राजतंत्र स्थापित था। उसने इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता दे दी थी। लेकिन जैसे ही पहलवी राजवंश और ईरानी क्रांति समाप्त हुई, ईरान और इजराइल के बीच से मित्रतापूर्ण संबंध खत्म हो गए और इसी के साथ वहां पर पासपोर्ट वीजा के सारे संबंधों को तोड़ दिया गया और राजनयिक संबंध भी तोड़ दिए गए। जैसे ही पहलवी राजवंश ईरान से गया, उसके बाद तुरंत ही ईरान ने इजराइल से सारे रिश्ते तोड़ दिए और सबसे बड़ी बात, ईरान ने रातों रात इजराइल को एक देश मानने से इनकार कर दिया और उसे यहूदी आतंकवाद मतलब मुस्लिमों के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ या इस्लाम का दुश्मन माना और उसे शत्रुतापूर्ण संबंध बना लिया ईरान ने। अब बात करते हैं आखिर में इजराइल हमेशा से ईरान पर ही क्यों निगाहें बना कर रखा और उस पर लगातार मिसाइल अटैक क्यों करे जा रहा है। मसला यह है कि जिस दिन इजराइल ने ईरान पर अटैक किया, उसी दिन मिलिट्री फोर्स ने यह बता दिया कि अगर वो अटैक नहीं करते तो उसके 15 दिन बाद, अटैक वाले दिन के 15 दिन बाद ईरान न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला था, जो कि उसके अस्तित्व के खिलाफ था। सबसे ज्यादा दिक्कत इजराइल को उठानी पड़ती और भविष्य में ईरान उसके लिए खतरा होता। एक तरफ ईरान इजराइल को अपने लिए खतरा मानता है, वहीं इजराइल अपने लिए ईरान को खतरा मानता है, क्योंकि पीडीए पर दस्तखत करने के बाद, यानी परमाणु प्रसार संधि, जिस पर दस्तखत करने के बाद कोई भी देश न्यूक्लियर पावर बनने की सोच भी नहीं सकता है। अगर उसके पास न्यूक्लियर सिस्टम है तो वो बढ़ा भी नहीं सकता है। इस पर ईरान दस्तखत करने के बाद भी वो अंडरग्राउंड तरीके से खुद को एक परमाणु शक्ति बनाने के लिए काम कर रहा था। तभी इजराइल के कई सारे अंडरग्राउंड यानी एजेंटों ने मिलकर ये पता लगा लिया कि वो 15 दिन बाद, यानी जिस दिन लड़ाई शुरू उसके 15 दिन बाद वो परमाणु परीक्षण करने वाला है। फिर क्या था, उसने कई सारे वैज्ञानिकों को जो इससे रिलेटेड थे उन्हें मरवा डाला और कई सारे डॉक्टर जो इससे रिलेटेड थे उनको भी अपने एजेंट्स लगाकर मरवा डाले और इसी के साथ कई सारे डॉक्यूमेंट्स भी इजराइल ने चुरवा लिए और फिर उसके बाद ईरान पर हमले करवाए। लड़ाई के पीछे का सबसे मेन रीजन है ईरान को एक परमाणु शक्ति बनने से रोकना, क्योंकि लगभग 57-58 इस्लामिक देशों में सिर्फ पाकिस्तान के पास ही परमाणु बम और परमाणु शक्ति है, वो भी चोरी की। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों के इजराइल अटैक से ईरान के 250 लोग मारे गए, जिसमें 1300 लोग घायल हो गए, वो भी बुरी तरीके से। वहीं ईरान के अटैक से इजराइल में लगभग 30 लोगों की मौत हो चुकी है और वहां पर 700 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। इसके पीछे का रीजन हम आपको समझाते हैं। ईरान के जो 86 साल के अल खामनेई है, जो धर्म गुरु, वहां पर उनकी पदवी जो है वो राष्ट्रपति से भी ऊंची है, प्रधानमंत्री से भी ऊंची है। वो इजराइल के अस्तित्व को अपने लिए खतरा मानते हैं और वो इजराइल को एक देश भी नहीं मानते और सबसे बड़ी बात, इजराइल को एक यहूदी संगठन के रूप में देखते हैं, जो इस्लाम के लिए और ईरान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अगर ईरान और इजराइल की लड़ाई को धार्मिक लड़ाई माने तो कोई कम नहीं, क्योंकि जिस दिन लड़ाई अल खामनेई ने लड़ाई के पक्ष में अपना ट्वीट किया था इजराइल के विरोध में, उस दिन उन्होंने कहा था यहूदी देश को निपटा दिया जाएगा और उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। तभी आप सोच सकते हैं कि इसमें इस्लाम और यहूदी दोनों धर्मों के बीच में लड़ाई चल रही है और इसमें इस्लामिक देश भी आगे आ सकते हैं और सबसे बड़ी बात अमेरिका की, जो इसमें भाग ले सकता है, लेकिन वो इसलिए अभी इस लड़ाई में नहीं आ रहा है क्योंकि उसे दोनों तरफ से फायदा है। क्योंकि इस बात का पता आप इससे भी लगा सकते हैं, जब अल खामनेई ने यह कहा था कि हम सरेंडर नहीं करेंगे, तब ट्रंप ने एक बयान दिया था कि हमें पता है कि खामनेई को कब और कहां मारना है, किस तरीके से, हमें उसके सारे लोकेशन के बारे में पता है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर लड़ाई ऐसे ही चलती रही तो आगे अमेरिका भी इजराइल के साथ आएगा। जो एक तरफ ईरान ये कह रहा है कि हमारे पास 20,000 ड्रोन हैं, अगर हम 200 ड्रोन एक दिन में दागेंगे फिर भी हम 100 दिन तक अकेले लड़ते रहेंगे इजराइल के खिलाफ, जहां पर ऐसी लड़ाई में इजराइल कभी भी ईरान के सामने नहीं टिकता दिखाई दे रहा है। ईरान के IRGC के जनरल मोहसिन रेजाई ने यह दावा किया है कि अगर ईरान के ऊपर कोई भी तरीके का परमाणु अटैक हुआ तो
इजराइल के खिलाफ और ईरान के पक्ष में आकर पाकिस्तान इजराइल के ऊपर परमाणु अटैक करेगा। लेकिन आप कभी सोच सकते हैं, जहां पर अमेरिका अगर इजराइल के साथ खड़ा रहा तो कभी भी वो ईरान के पक्ष में आकर इजराइल के ऊपर लड़ाई नहीं करने वाला है, क्योंकि दावा और ये बात दोनों ही खोखली लगती है। क्योंकि जब पाकिस्तान अमेरिका के सामने आकर लड़ नहीं सकता तो ईरान के साथ लड़ने क्यों जाएगा, जहां पर इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा हुआ है। और पाकिस्तान के लीडर्स को ये पता है कि अगर उन्होंने अमेरिका के विरोध में जाकर ईरान के साथ में जाकर इजराइल के ऊपर अटैक किया तो उनके ऊपर से अमेरिका का हाथ हट जाएगा और फंड भी मिलने बंद हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या वहां पर सड़क है ही, तो सड़क पर ही पूरी जनता है। जहां भारत किसी भी देश के साथ नहीं खड़ा वहां पर पाकिस्तान और अमेरिका अपने अपने देशों के साथ खड़े हुए हैं। अगर इजराइल का साथ देने अमेरिका और नाटो आया तो आप ये समझिए जितने भी वर्ल्ड के इस्लामिक कंट्रीज हैं वो ईरान का साथ देने आएंगे। और सबसे बड़ी बात, तब ये लड़ाई आम लड़ाई नहीं, तब ये लड़ाई रिलीजन पर आएगी और धार्मिक लड़ाई बन जाएगी।